नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरुद्ध दुबे। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो आप लोगों को मालूम है, हमारा जो कार्यक्रम है वो नक्शे पर इतिहास कार्यक्रम है और आप सब लोगों को मालूम है कि इसमें हम हिस्ट्री को नक्शे के थ्रू पढ़ रहे होते हैं, इतिहास को नक्शे पर पढ़ रहे होते हैं। तो इससे फ़ायदा ये है कि तमाम सारी जो लोकेशंस हैं उसको आप एक तो पहचानना शुरू कर देते हैं कि यार ये लोकेशन, और इतनी बार वो लोकेशन अगले अगले चैप्टर्स में आनी शुरू होती हैं कि आपको धीरे-धीरे एकदम याद होना शुरू हो जाता है कि भाई ये लोकेशन तो यहीं पर है, ये लोकेशन तो यहीं पर है, ऐसा होना लगता है ना? तो यही चीज़ है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और दूसरी बात ये है कि आप नक्शा भी ड्रॉ करना सीख जाते हैं और इतना ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करते हैं कि आपको, है ना, लगेगा कि यार ये तो थोड़ा-सा बोरिंग भी हो रहा है, लेकिन ये बोरिंग नहीं हो रहा होता है। एक्चुअली आपकी प्रैक्टिस जब ज़्यादा किसी चीज़ की हो रही है, आप रोज़-रोज़ एक ही काम कर रहे होते हो, रोज़-रोज़ एक ही काम कर रहे होते हो, तो आपके अंदर बहुत कम इंटरेस्ट जगता है। ये बात लिटरली सही तो है, लेकिन आप सोच के देखिए कि ये चीज़ आपके लिए प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो आपके यूपीएससी के प्रिपरेशन में एक सहज और बहुत अच्छा योगदान अदा करती है। तो जो लोग कहते हैं ना कि स्लोली बट स्टडी विंस द रेस, तो वो वाली पोजीशन में आप कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो आज हम लोग इसी क्रम में और आगे बढ़ते हुए अपने अगले टॉपिक पर हम लोग पहुंच चुके हैं। मध्य मेरे ख्याल से मैंने नवपाषाण काल तक कंप्लीट कर लिया था। लास्ट जो टॉपिक था पाषाण संस्कृति में आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें अगला जो टॉपिक आएगा वो ताम्र पाषाणिक कल्चर है। ठीक है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में चाल्कोलिथिक कल्चर बोलते हैं। तो ताम्र पाषाणिक, तो नक्शे पर इतिहास, नक्शे पर इतिहास इस कार्यक्रम के साथ आज जुड़ चुके हैं और इस कार्यक्रम में आज आप पढ़ने वाले हैं ताम्र पाषाणिक पाषाणिक स्थल। तो आज आप जो हैं ताम्र पाषाणिक स्थलों को देखेंगे। ताम्र पाषाणिक स्थल मतलब जो चाल्कोलिथिक साइट्स हैं उनको आप देखोगे, चाल्कोलिथिक कल्चर्स को थोड़ा सा आप समझोगे। ठीक है, तो चाल्कोलिथिक साइट्स जो हैं वो आप यहां पर देख पा रहे होगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ताम्र पाषाणिक को यानी कि चाल्कोलिथिक को आइए थोड़ा सा समझने का पहले प्रयास करते हैं। दो शब्दों से बना है, ताम्र और पाषाण। ठीक है, ये उच्चारण के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम पाषाण, मतलब हम बोलने में अच्छा लगता है ताम्र पाषाण, लेकिन यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो मानव ने पहले क्या इस्तेमाल करना सीखा है? पहले जो है मानव ने पाषाण का इस्तेमाल करना सीखा है। बाद में ताम्र क्या है? ताम्र का मतलब हो गया तांबा। ताम्र का मतलब कुछ और नहीं है, तांबा है। और तांबा क्या है? एक प्रकार की धातु है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या ये कल्चर धातु युग की शुरुआत है? डेफिनेटली है। क्या ये धातु युग की शुरुआत है? इसमें कोई दो राय नहीं है। यस, ये धातु युग की शुरुआत मानी जाती है। इसमें धातु युग की शुरुआती झलक आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जब हम किसी कल्चर में जाते हैं तो ऐसा कोई दरवाजा नहीं है कि इस दरवाजे को हमने खोला और उसके बाद हम नेक्स्ट कल्चर में प्रवेश कर गए और उसके बाद पीछे वाले कल्चर को हमने क्लोज कर दिया। एक कल्चर से दूसरे कल्चर के बीच में एक संक्रमण काल, एक एरा ऑफ कंजिशन हमको देखने को मिलता है और उसमें दोनों ही संस्कृति का मिक्सचर हमको देखने को मिलता है। तो ये जो पीरियड है वो वैसा ही है। ये पीरियड हमें बताता है कि आगे हम ताम्र युगीन सभ्यता में चले जाएंगे और धीरे धीरे करके हम पाषाण युगीन सभ्यता को खो देंगे। बट ये वो कल्चर है जिसने पाषाण को रखा है और तांबे को शुरू किया है, यानी इसकी जस्ट हो रही है शुरुआत और ये धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ जाएगा, ये धीरे धीरे डिक्लाइन की ओर बढ़ जाएगा। इसलिए इसको ताम्र पाषाणिक सभ्यता कह रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो नव पाषाण काल है, मैंने पिछले लेक्चर में भी, जिसने सीरियसली देखा होगा उस लेक्चर को, उसने सुना होगा कि नव पाषाण स्थल में भी कई जगहों पर हमको तांबे के कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं जो नवपाषाण कालीन हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि नवपाषाण काल में क्योंकि हम सिर्फ पाषाण काल की बात कर रहे हैं, तो जहां नवपाषाण काल के वो स्थल जहां पे धातुओं को हम भी देख रहे हैं, तो उसको हम थोड़ा सेपरेट चाहे तो रख सकते हैं। और इसीलिए सेपरेट रख सकते हैं क्योंकि हम उसको चाल्कोलिथिक कल्चर के अंतर्गत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं।
तो नवपाषाण काल की समाप्ति के बाद अगर आप देखोगे तो भारतवर्ष के अंदर तमाम सारे ऐसे एरियाज हैं, भारत के भूमि में अगर आप देखोगे ऐसे तमाम प्रकार के एरियाज हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कल्चर्स का एवोल्यूशन होता है। तमाम प्रकार के कल्चर्स जो है आपको अस्तित्व में देखने को मिलते हैं। और देखिए कल्चर्स जो हैं, कल्चर्स फिर सभ्यता को जन्म देते हैं और सभ्यताएं ज्यादातर किसी न किसी प्रकार की नदी के आसपास इर्द गिर्द होती हैं। जैसे आप सिंधु सरस्वती के आसपास की सभ्यता देखते हो, आप गंगा गैंजेटिक प्लान के आसपास की सभ्यता देखते हो, ऐसे करके उत्तर भारत में आपको कई प्रकार की सभ्यताएं देखने को मिलती हैं। अब जो सभ्यताएं शुरुआत में है, जैसे पिछले लेक्चर में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे नवपाषाण कालीन सभ्यता थी, तो नवपाषाण कालीन सभ्यता में आप देखते हो इससे पूर्व की जो सभ्यता है, इससे पूर्व की जो संस्कृति है, नवपाषाण जो काल था, नवपाषाण काल जो था, उसमें मानव जो है वो हंटिंग और गैदरिंग तो कर रहा है, ठीक है, अर्थात मानव जो है वो शिकार भी कर रहा है और शिकार के साथ साथ गैदरिंग भी कर रहा है, यानी कि उसको जो है वो इकट्ठा भी कर रहा है, इकट्ठा भी कर रहा है। लेकिन इससे ज्यादा वो जिस चीज पर मूव कर गया था वो क्या था? वो था उत्पादन। उत्पादन के साथ साथ वो इकट्ठा करने की प्रणाली पे चला गया था। गैदरिंग हो रही थी बट अब वो जो है कह सकते हैं कि उद्योगीकरण की तरफ, मतलब उद्योग यानी उत्पादन की तरफ बढ़ना शुरू हो गया था। तो हमने आपको बताया कि वो कृषिगत कार्य करना शुरू कर देता है, वो जो है पशुपालन करना शुरू कर देता है, पशुपालन करेगा, कृषि करेगा, या किसी भी प्रकार के दूसरे निर्माण के कार्यों में जुड़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया था, कई जगहों पर आपको मृदभांड इत्यादि जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो वो निर्मित कर रहा है, चीजों को बना रहा है। और इन सब चीजों का प्रभाव क्या पड़ता है? इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है कि जीवन में स्थिरता आनी शुरू होती है। स्थिरता जो है वो इसकी शुरुआत होती है, शुरुआत। तो जब आप जीवन में स्थिरता की शुरुआत करते हैं तो स्थिरता की शुरुआत में ही क्या आपको अपना जीवन नगर जैसा दिखाई देगा? नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम लोग इस कल्चर से, नवपाषाण काल से ताम्रपाषाण युग की ओर चलेंगे तो हमारे पास में स्थायित्वता जो है इसमें वृद्धि देखने को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका मतलब जो हमने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि जो यहां पर सोसाइटी या समाज का जो निर्माण होना शुरू होगा, जो सामुदायिक विकास होना शुरू होगा, सामुदायिकरण जो होना शुरू होगा, समुदाय बना करके जो हम लोग रहना शुरू करेंगे, इसमें विकास होगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यह सामुदायिक विकास नगरीय सभ्यता का परिचायक हो, नगरीय सभ्यता का परिचायक हो। पर ऐसा भी नहीं है कि कोई भी सभ्यता नगरीय सभ्यता ना हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि नवपाषाण काल के बाद की कई ऐसी ताम्रपाषाणिक सभ्यताएं हैं जिनमें से कुछ सभ्यताएं ऐसी हैं जो नगरीय सभ्यता हैं और कुछ ऐसी हैं जो ग्रामीण सभ्यताएं हैं, और कुछ ऐसी सभ्यताएं हैं जो यायावर हैं या फिर इसके बीच की सभ्यता के पार्ट में पाई जाती हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में अगर आप देखोगे तो समय क्रम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो एक काफी बड़ा इस तरीके के चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखो, नगरीय सभ्यता में आप देखोगे तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा बहुत ज्यादा ऐसी संस्कृतियां नहीं हैं जो आपको नगरीय सभ्यता के तौर पर देखने को मिले। तो क्या भारत में नवपाषाण काल के बाद यही एक सभ्यता थी? ऐसा तो नहीं है। नवपाषाण काल के अलावा भी तो भारत में दूसरी सभ्यताएं थी। तो वो दूसरी सभ्यताएं जो हैं उन्होंने भी, जैसे सिंधु सभ्यता ने सिंधु सभ्यता की जो प्रारंभिक अवस्था है वो ताम्रपाषाणिक अवस्था को अपनाती है। उसी तरीके से सिमिलरली दूसरी जो सभ्यताएं हैं उन्होंने भी ताम्रपाषाणिक अवस्था को क्या किया है? अडॉप्ट किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के इतर भी कहीं ना कहीं दूसरी प्रकार की सभ्यताएं हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता के विपरीत उनमें ग्रामीण सभ्यता का कल्चर हमको देखने को मिलता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, शायद हो सकता है अगर आप कभी पहले पढ़ा हो तो आपने झूमर संस्कृति का नाम सुना हो। झूमर कह रहे हैं, झूकर संस्कृति के बारे में हो सकता है सुना हो। सिंधु क्षेत्र के आसपास, सिंधु का झूकर इलाका, लरकाना पंजाब का जो प्रांत है पाकिस्तान का, वहां पर
आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो भी एक संस्कृति इसी प्रकार से हुआ करती थी। तो चलिए हम लोग जो है मैं आपको जो है ताम्रपाषाणिक जो संस्कृतियां हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में इसमें कोई दो राय नहीं है, ताम्रपाषाणिक जो सभ्यता है, संस्कृतियां जो हैं इसमें कई सारी संस्कृतियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें एक संस्कृति तो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता आपको देखने को मिलेगी, सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलेगी। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक जो अवस्था है उसमें तो निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। बाद में भी इसका प्रयोग है, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके दूसरी धातुओं का भी प्रयोग है, इसलिए हम आगे की सिंधु घाटी सभ्यता की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम इसको यहां पर नहीं पढ़ेंगे, ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोकेशन में नहीं पढ़ेंगे। इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोकेशंस जो हैं वो हम एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो हम केवल आप मान के चलिए कि ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में इंडस की जो लोकेशंस हैं उसको स्किप करेंगे। इसके अलावा दूसरे कल्चर्स हैं जो इंडस के अलावा हमको देखने को मिलते हैं, वो हैं जैसे आहार कल्चर, आहार या आहाड़ कल्चर, आहाड़ संस्कृति। ठीक है, कौन सी संस्कृति? आहाड़ संस्कृति। इसके अलावा कायथा संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, जोरवे ऐसे भी लिखा जाता है, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, वो आपके लेखन के ऊपर है, जैसा भी आप लिखना चाहें। संस्कृति ऐसे करके आपको जोरवे संस्कृति देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको थोड़ा सा पश्चिम की तरफ अगर आप देखेंगे तो प्रभास संस्कृति देखने को मिलेगी। प्रभास, रंगपुर, प्रभास एवं रंगपुर संस्कृति। तो इस तरीके की कई प्रकार की आपको संस्कृतियां जो है वो देखने को मिलेंगी, इनके इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा कुछ और भी लोकेशंस होंगी जो इन प्रमुख संस्कृतियों के अलावा हैं। इन प्रमुख संस्कृतियों के अलावा का मतलब कुछ उत्तर प्रदेश की हैं, कुछ पूर्वोत्तर की हैं, कुछ दक्षिण भारत की हैं। उन लोकेशंस के ऊपर हम लोग डिस्कशन जो है वो कर रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है? इनके ऊपर हम लोग थोड़े थोड़े डिस्कशंस करेंगे, आप इनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, जानने का प्रयास कीजिएगा ये काम है। अच्छा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, पहले हम थोड़ा सा मैपिंग का काम कर लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री ऑन मैप है और मैप ही ना हो तो फिर कैसे काम बनेगा। अब मैप के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, तो उससे पहले एक छोटी सी जरूरी सूचना दे देते हैं कि 2027 और 2028 की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2027 और 2028 की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। प्रतिज्ञा प्लस बैच अभी ओपन है, प्रतिज्ञा प्लस जो बैच है अभी आपके लिए ओपन है, आप इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। और इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, सभी प्रकार की बुक्स मिलेंगी। बुक्स के लिए आपको फिजिकल, मतलब जो जैसे हार्ड कॉपी जाती है, उसके लिए आपको एक सिलेक्शन बॉक्स दिया जाएगा। सिलेक्शन बॉक्स मतलब आपके पास में एक पूरा का पूरा एक पैक, एक जो है वो बॉक्स जाएगा आपके पास में। उसके अंदर न सिर्फ बुक होंगी, तकरीबन 18 किताबें होंगी, 18 या 18 से अधिक भी कभी कभी जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी जाती हैं मोटिवेशन के लिए, कभी कभी नहीं जाती हैं, 18 तो कम से कम जाएंगी। इसके अलावा कुछ इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल्स भी होते हैं, स्टडी मटेरियल्स में जो तमाम प्रकार की एसेसरीज होती हैं, एसेसरीज जैसे आपके लिए कुछ पेन वगैरह रहेंगे, उसमें हाइलाइटर्स वगैरह रहेंगे, नोट बुक रहेगी, कैलेंडर रहेगा, मैप रहेगा, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें इसमें सिलेक्शन बॉक्स में रहेगा, ये चीज़ आपके पास में रहेगी। इसके अलावा आपको प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, मेंस की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, टेस्ट सीरीज वो भी सोल्यूशन के साथ, विद सोल्यूशन। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए जो है SIP की क्लासेस, अलग से रिवीजन की क्लासेस मिलेंगी। मेंस के लिए अलग से रिवीजन के लिए सक्सेस इन मेंस के रिवीजन क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो, प्रीलिम्स जो है वो आप क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर आप पास हो जाते हैं, कहने का मतलब ये है, अगर आप प्रीलिम्स में आपका नाम आ जाता है, मेंस के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हो,
तो आपकी फुल फी रिफंड हो जाएगी, फुल फी रिफंड हो जाएगी। जितनी भी आपने जैसे विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करके आपने किया तो आपको 18,999 रुपये वापस हो जाएंगे। 12 नवंबर लास्ट डेट है, बैच की शुरुआत होने जा रही है, तब तक आप एडमिशन करवा सकते हो यहाँ पर। और मेंटोरशिप और जितनी भी चीज़ें मतलब आप जो सोचते हो कि हमें परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो मतलब वन टाइम में एक बार आप केवल एक बार में आपको यहाँ पर पैसा खर्चा करना है 18,999, उसके बाद एकदम टेंशन फ्री हो जाना है। और आप जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें भी आप पढ़ना चाहते हैं आप उसमें बैच ले सकते हैं। तो विरत लाइव कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। एक तो ये फायदा है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तीसरी बात आप ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार से आपके पास कोई कॉल आती है कि मैं आपको सुविधा प्रदान कर रहा हूं, कर रही हूं, तो आप उन्हें सबसे पहले जो काम करना है वो काम करना है कि उनका नाम आप पूछें और उन्हें मेरा नाम बताएं कि मैं विरत सर का स्टूडेंट हूँ, विरत सर की स्टूडेंट हूँ। डेफिनेटली आपको निश्चित तौर पर आपको अच्छी से अच्छी सुविधा मिलेगी मेरा नाम बताते ही। तो भरोसे का नाम है, इसलिए आप जरूर मेरा नाम उन्हें बताएं, डेफिनेटली आपको अच्छी से अच्छी सुविधा मिलेगी। और अगर कोई ये कहे कि नहीं नहीं उनसे ज्यादा मैं उनके नाम से डिस्काउंट ज्यादा दिला दूंगा, दिला दूंगी, या उनके नाम पे ये सुविधा नहीं मिलेगी, उन्हें मत बताना, उन्हें बता दोगे तो सुविधा कट जाएगी, फलाना ठिकाना, तो आप मान के चलिए कि आपको तुरंत मुझसे कांटेक्ट करना है। और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए लास्ट में मैं आपको यहाँ पर ये दे रहा हूं, आप इससे जुड़ जाइएगा। ये मेरे सोशल मीडिया हैं, QR कोड्स आप यहाँ पर हैं, आप तुरंत मुझसे संपर्क करिए, मैं आपको सारी सुविधा हैंड टू हैंड दिलाऊंगा। ठीक है, वहां पर फिर गड़बड़ है आपके साथ, वो फिर हमारे स्टडी IQ के बंदे नहीं है। हमारे स्टडी IQ के बंदे विरत सर पे पूरा बिलीव करते हैं। वो कभी ऐसा, जैसे ही तुम विरत सर का नाम बताओगे वो तुरंत आपको सारी सहायता प्रदान करेंगे। वो कभी इफ एंड बट करेंगे ही नहीं। कोई भी इफ एंड बट कर रहा है समझ लो स्टडी IQ का बंदा नहीं है, ऐसे समझ लो। तो ये चीज हो जाएगी तुरंत ही। इसके अलावा आप 2028 का बैच आप ले सकते हो, वो विरत लाइव कोड के साथ में 30,999 में मिल जाएगा। बैच की शुरुआत ये भी 12 तारीख से हो रही है। तो चलिए मैप एक बार जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं ना, मैप को ड्रॉ करने का काम कर लेते हैं एक बार। तो मैप को ड्रॉ करने के लिए हमेशा जैसा कि मैंने आपको बताया है कुछ वैसी ही चीजें करनी है, कुछ ज्यादा है नहीं। तो मैं इसको व्हाइट कलर से ड्रॉ करता हूं, ठीक है। मेरी आदत है मैं पश्चिम की तरफ से बनाता हूं, तो आप भी जो है वो पश्चिम की तरफ से बनाना शुरू कीजिए, बनाना शुरू कीजिए। अब तो फ्लो आपका एकदम स्मूथ हो गया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरी तरह यहाँ पर हल्की सी नोक निकालनी, मैंने आपको बताया, ऊपर से जाके एकदम दाएं मुड़ जाना है और सीधे इधर निकल जाना है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ऐसे जा करके इधर उसको ऐसे करके निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, अब मैंने आपको बताया कि यहाँ जो इलाका आता है, इस जगह से जहाँ से आप टर्न करते हैं, यहीं से ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी, माफ कीजिएगा, सिंधु नदी जो है वो निकाल दीजिए। ऊपर जाइए, थोड़ा सा नीचे आकर के इस फ्लो को नीचे लेकर के आइए, फिर बाएं फिर नीचे, हो गई, सिंधु नदी बन गई। उसके बाद इसके तकरीबन 20 से जाइए, 20 से जाकर के यहाँ पर पहुंचिए। यहाँ से आप जो सतलज नदी है उसको बहा करके ले आइए, ऐसे करके ऐसे इसी फ्लो में जोड़ दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा इससे आगे बढ़िए और थोड़ा सा इससे आगे बढ़ करके आप यहाँ कहीं से ब्रह्मपुत्र नदी की शुरुआत कीजिए। ठीक है, आप ब्रह्मपुत्र नदी की शुरुआत कर लें और ब्रह्मपुत्र नदी को ऐसे बहा करके आगे की ओर ले जाएं और यहीं से ऐसे टर्न करके पूरब की ओर ला करके यहाँ गिरा दें। ये जो सतलज नदी है, इसी सतलज नदी के थोड़ा सा नीचे से ही यहीं कहीं से गंगा नदी का प्रवाह आपको लेकर के आना है। गंगा नदी के प्रवाह को ऐसे ले जा करके इसी में ब्रह्मपुत्र में मिला देना है। इसी के पास से आपको यमुना नदी लेकर के आनी है और इसी प्रवाह में आपको यहीं कहीं ऐसे मिला देनी है। बस बन गया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, सिखाया, उसके बाद बताया कि बीच की दो नदियां, तो बीच की दो नदियां जो हैं वो तकरीबन ये जो आपको ऊपर की ओर जाता हुआ, पूरब की तरफ जाता हुआ जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसके तकरीबन बीच से कहीं से उठाइए। या मैंने आपको बताया कि जो सतलज नदी की आप शुरुआत करते हैं तकरीबन उसके नीचे से, और ये जो नोक जाती है इसके पास से कहीं से नर्मदा नदी की शुरुआत कीजिए और थोड़ा सा ऐसे बहाते हुए आप इसे यहाँ पे ले आइए। और इसके नीचे से इस एंगल से लेकर के आना है, किसको, इस एंगल से लेकर के आए आप ताप्ती नदी को, और तकरीबन इसी के बीच से, तो तकरीबन इसी के बीच से आप इसको ऐसे करके ऐसे ला सकते हो। तो ये ऐसा शेप जो है यहाँ पर बन जाता है। बस क्लियर, फाइन। अब ये सब वही है कि आप इसमें जो है इसको, ये नदी यहाँ पर गिरा दो, ऐसे करके नदी यहाँ पर ऐसे गिरा दो, मुहाने वहाने आपको जो बनाने बना दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मोटे मोटे तौर पर ये आपका नक्शा इस तरीके का बन जाता है। अभी जो नक्शा बना है, अब इस नक्शे में कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि हम इसमें ये जितनी भी संस्कृतियां मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, ये जितनी भी संस्कृतियां मैंने आपको बताई थी, इन संस्कृतियों को लोकेट करने का प्रयास करेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे कौन सी संस्कृति जो है वो कहाँ पर है। ठीक है,
कौन सी संस्कृति किस जगह पर है, इनको हम यहाँ पर लोकेट करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, है ना। लोकेशन एक एक हमने समझ लिए। तो सिंध, ये जो संस्कृतियां हैं, इन संस्कृतियों में अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ताम्र पाषाणिक सभ्यता है। ताम्र पाषाणिक सभ्यता होने का मतलब क्या हो गया कि भाई ये जो संस्कृति है इसमें, ये जो संस्कृति है इसमें तांबे का प्रयोग तो रहेगा, तांबा जो है वो तो प्रयोग किया ही जाएगा। और मैंने पहले ही आपको यहां पर बताया था कि मानव समुदाय में रहने लगा, नगरीय सभ्यता होने लगी है। फिर मैंने आपको बताया कृषि, पशुपालन, निर्माण प्रक्रिया होने लगी। तो ये सब चीजें यहां पर और बढ़ गई होंगी या घट गई होंगी? ऑब्वियसली इन सब चीजों का प्रयोग बढ़ गया होगा। तो इन लोगों ने यहां पर कुछ मृदभांडों का प्रयोग किया है, मृदभांडों का प्रयोग किया है। अब चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। इससे पहले का जो मानव है, जब हम पाषाण काल की बात कर रहे हैं, जब हम पाषाण, क्योंकि ये तो धातु युग आप इसको मानिए, धातु युग की ऐसी शुरुआत जिसमें पाषाण भी है, लेकिन जो प्योर पाषाण काल वाली बात है उसमें उनकी संस्कृति क्या है? उसमें उनकी संस्कृति बेटा जो है, उसमें उनकी जो संस्कृति है, उसमें उनकी संस्कृति टूल्स हैं। टूल्स यानी कि औजार, औजार अर्थात जिनसे वो अपना शिकार कर रहे हैं या विकास का कार्य कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वही प्रचुर मात्रा में पाए जा रहे हैं। तो हमने उनके कल्चर को टूल से पहचाना है। फिर आपने देखा कि इसी पाषाण काल में जब हम नव पाषाण काल में आए थे, नव पाषाण काल में जब हम आए थे, तो मैंने आपको बताया कि नव पाषाण काल के लोगों ने, जरा देखिए, थोड़ा थोड़ा मृदभांड बनाना शुरू किया। तो जब इन्होंने मृदभांड बनाने शुरू किए और जब इन्होंने उत्पादन करना शुरू किया, तो जो ये शिकार वाला कार्यक्रम है ना, ये थोड़ा थोड़ा, मतलब पहले तो डिपेंडेंसी टोटल शिकार पर ही थी, अब वो डिपेंडेंसी शिकार से थोड़ा थोड़ा कम होनी शुरू हो जाएगी और उत्पादन पे भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में जब नवपाषाण काल से हम इस वाले हिस्से में जाएंगे, इस वाले हिस्से में यानी कि धातु युग वाले हिस्से में जब हम जाएंगे, तो यार हमने मृदभांड इसी जगह पर बना लिया था, तो इसका प्रयोग क्या हो जाएगा? इसका प्रयोग बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर औजार नहीं होंगे, लेकिन इन औजारों का प्रयोग बृहद स्तर पर जो करा जाएगा वो कृषि में, जैसे अब आप हल के तौर पर कर सकते हैं या किसी लकड़ी के काटने छाटने के लिए कर सकते हैं। उससे ज्यादा प्रयोग हम क्या कर रहे हैं? उससे ज्यादा हम मृदभांडों का प्रयोग कर रहे हैं। जो मृदभांड यहां पर नहीं थे वो अब ज्यादा यहां पर मिलने लगे हैं, और जो टूल्स यहां पर मिलते थे, उन टूल्स कंपैरेटिवली मृदभांडों की तुलना में, मतलब टूल्स हैं लेकिन उससे ज्यादा मृदभांड हैं। तो ज्यादा क्या मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है मृदभांड। इसलिए इस कल्चर की जो पहचान हो रही है, ये जो धातु या धातु मिश्रित पाषाण काल जो है, उसकी जो पहचान बन रही है, जिस चीज से संस्कृति की जो पहचान बना रहा है, वो पहचान मृदभांड बना रहा है। इसलिए इसको मृदभांड संस्कृति के आधार पर, इसीलिए यहां पर सब जगह संस्कृति लिखी है। तो ये जो आहार संस्कृति है, कायथा संस्कृति है, मालवा, जोरवे, प्रभास संस्कृति है, इसमें सब जगहों पर डिफरेंट तरीके के अलग अलग प्रकार के मृदभांड आपको देखने को मिलेंगे। कहीं लाल, कहीं काले, कहीं पेंटेड, कहीं किसी तरीके के आपको अलग अलग प्रकार के मृदभांड देखने को मिलेंगे। किसी पर पॉलिश होगी, किसी पे नहीं होगी, किसी पे चित्रकारी की गई होगी, किसी पे नहीं की गई होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो विशेषताएं हैं, इनकी विशेषताओं में अगर आप ध्यान दें तो इनकी विशेषताएं क्या हैं? इनकी विशेषताएं हैं कि मृदभांडों का व्यापक प्रयोग है, मृदभांडों का व्यापक प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। और ये जो मृदभांडों का व्यापक प्रयोग जिसमें देखने को मिल रहा है, ये विभिन्न रंग के होंगे, विभिन्न रंगों के होंगे, रंगों के होंगे। इसके अलावा पाषाण के साथ साथ, पाषाण के साथ साथ धातु का प्रयोग होगा, धातु का आपको प्रयोग दिखेगा। और धातु प्रयोग में प्रथम धातु जो होगी, प्रथम धातु जो होगी वह तांबा अर्थात ताम्र होगी, इसीलिए इसको ताम्रयुगीन कहेंगे। इसके अलावा बाकी चीजें हैं, जैसे पशुपालन, कृषि, ये सब चीजें तो एज इट इज जैसे चलती थी वैसी चलती रहेंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं जो थी वो मैंने आपको यहाँ पर बताई। आई होप कि आपको चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अब हम चलें इस कल्चर की तरफ। अब ये संस्कृतियां आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पर ज्यादा फली फूली दिखाई देंगी।
पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा झूकर झाकर संस्कृति हमको देखने को मिलती है। तो झूकर झाकर संस्कृति जो हमको देखने को मिलेगी वो तकरीबन यहाँ कहीं होगी। ठीक है, झूकर झाकर संस्कृति जो आपको देखने को मिलेगी, ये झूकर संस्कृति यहाँ कहीं है, और झांकर जो संस्कृति है वो यहाँ कहीं है। तो सिंध वाले इलाके में इस जगह पर हमको झांकर लिख दिया है मैंने, झांगर लिखना चाहिए वैसे मुझे, सॉरी झांगर लिख देता हूं मैं यहाँ पर, झांगर। तो इस तरीके के कल्चर हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, राइट। चलिए बाकी कल्चर्स के ऊपर हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आहार संस्कृति के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आहार संस्कृति पर। आहार संस्कृति है या आहार संस्कृति है, एक ही बात है। मैप पे लोकेट करेंगे, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, कुछ चीजें हैं जो हम इसमें एक्सप्लेन भी कर देंगे थोड़ी सी, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अरावलीज जो हैं, अरावलीज की जो रेंज है, आहार संस्कृति वहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर कहीं पर आपको अरावलीज की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर कहीं पर अरावलीज की रेंज आपको देखने को मिलेगी। मान लेते हैं ये, तो मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं। बहुत सारे लोग विचित्र प्रकार की शिकायतें करते हैं, यार मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि देखो, एक तो YouTube क्लास में ना, मतलब मैं आपको क्या कहूं, थोड़ा सा स्टूडेंट कल्चर लेकर के आओ यार आप लोग, है ना। ये ऐसा लिखा करो सर, वैसा लिखा करो, बड़ा लिखो छोटा लिखो। मैं आपसे कहता हूं कि थोड़ा सा प्रबुद्ध बनो, है ना। तो यार हिस्ट्री ऑन मैप टॉपिक है, मुझे किसी ने सजेशन दिया सर आप यहाँ पे नंबरिंग कर दिया करो और उनके नाम बाहर लिखा करो। सारी मेहनत मैं कर दूं, आप थोड़ा सा डेटा डलवा लो यार, है ना। आप थोड़ा सा जूम कर लिया करो। आपको मालूम है, आप स्क्रीन पे ऐसे दोनों फिंगर से ऐसे जूम करोगे तो जो एरिया है ना वो जूम हो जाता है। तो थोड़ा सा टेक्नो फ्रेंडली बन जाइए आप, उस पर्टिकुलर एरिया को जूम करके देख लो कहां पर क्या चीज है। मैं मैप के अंदर चीजें क्यों बना रहा हूं कि आपको लोकेशन वहां पे समझ में है। मैं कोशिश, मेरी ठीक ठाक राइटिंग भी है, मतलब इतनी गंदी या भद्दी राइटिंग भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा क्या है। थोड़ा डेटा अच्छा डलवा लो, थोड़ा सा खर्चा कर लो यार, मतलब है। और इससे क्या होगा कि आप जो जिस जिस उस पर देख रहे हैं, मतलब हो सकता है कि आप लोग इसको बहुत मिनिमम विजिबिलिटी पे देखते हो, थोड़ी विजिबिलिटी उसकी क्वालिटी जो है पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए हाई कर लो। मुझे मालूम है कि खर्चा हो जाता है इसमें थोड़ा सा, लेकिन मतलब थोड़ा तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना यार। मतलब कैसे होगा आप खुद बताओ ना, कैसे होगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको। तो बजाय ये सीख देने के कि सर ऐसा कर दीजिए, सर वैसा कर लीजिए, सर वैसा कर लीजिए, कुछ तो आप भी कर लीजिए। क्योंकि जो कुछ मैं कर सकता हूं वो मैं कर ही रहा हूं। मैं बेहतर लिख सकता हूं, मैं बेहतर बना सकता हूं। किसी ने मुझे सजेशन दिया कि सर क्योंकि विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी आती है ब्लैक बैकग्राउंड पे, तो मैंने इस चीज को माना, तो मैं नक्शे को अब ब्लैक बैकग्राउंड पे बना रहा हूं। जबकि मुझे ब्लैक बैकग्राउंड बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इस पे सब चीजें आप देख रहे होंगे तो इसमें सब एपरेटस वगैरह सब दिखाई देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसमें कैमरा भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, अच्छा नहीं लगता है। बड़े अजीब सब बैकग्राउंड में सारी चीजें दिखा करती हैं, स्क्रीन भी दिखती रहती है सब अजीब सी, तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं वाइट बैकग्राउंड रखता हूँ। बट फिर भी आप कह रहे हो तो मैंने कर दिया है। तो अब यार इतनी चीजें आपको खुद से करनी है, ठीक है। अब इसमें कोई ये ना कहे कि सर इसमें मत लिखो उसमें मत लिखो, वरना मैं उसे हटा दूंगा। तो आहार संस्कृति के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आहार संस्कृति के ऊपर हमारा चर्चा जो है वो चल रहा है, आहार कल्चर। तो आहार कल्चर के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको यही बताया कि जो अरावली की जो पर्वतमाला है वहां पर बनास रिवर एक बहती है, बनास नदी घाटी हम लोग इसको कहते हैं। कई बार जो ये जो आहार कल्चर है इसको बनास नदी घाटी के कारण बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए जाना जाता है क्योंकि बनास जो है वो नदी भी यहां से बहती है, इसलिए इसको बनास कल्चर के तौर पर भी कई बार जाना जाता है। मतलब इसके नाम है इसी तरीके से, उसकी कई सारी सहायक नदियां हैं अलग अलग तरीके की, तो वो है, तो वो आप देख सकते हो। एग्जैक्टली लोकेशन अगर आप देखोगे तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आहार आपको स्थान देखने को मिलेगा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का ये लोकेशन है
जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट लोकेशन अगर हम आहाड़ की देखें तो ये वाला जो इलाका है यहाँ पर कहीं पर, इस जगह पर आप मान के चलिए ये जो लोकेशन है यहाँ कहीं पर आहाड़ में लिख सकता हूं, यहाँ कहीं पर आहाड़ ऐसे करके मैं लिख रहा हूं, तो ये आहाड़ कल्चर आपका हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ये आपका आहाड़ कल्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो छोटी सी चीज़ है, आप याद रख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें इतना कोई परेशान होने की विशेष बात नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आहार नदी का मैंने आपको बताया कि तट आपको देखने को मिलेगा। उदयपुर बेसिकली अगर आप दक्षिणी पूर्व राजस्थान में एग्जैक्ट जगह देखना चाहते हो तो उदयपुर के आसपास है, उदयपुर राजस्थान का जो इलाका है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और दूसरे लोकेशंस भी हैं जो आप इसको पहाड़ संस्कृति में ही जिसको काउंट कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस टॉपिक्स में उनके नाम लिए हुए हैं। तो जैसे यहीं पर आप एक जगह देख सकते हो गिलुंद, इसी जगह पर आप एक जगह लिख सकते हो गिलुंद, गिलुंद। ठीक है, ये लोकेशन है गिलुंद, इस जगह पर। और इसी आहाड़ और गिलुंद के पास में थोड़ा सा उत्तर की ओर आप देखोगे तो एक जगह पड़ती है बालाथल। तो आप मान के चलो यहां कहीं पर ये लोकेशन हो गई आपकी, ये वाली जो लोकेशन है ये लोकेशन आपकी हो गई बालाथल। तो मैं यहां पर बालाथल, ठीक है, तो बालाथल, गिलुंद, आहाड़, ये इस तरीके का कल्चर हमको देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो आपको याद रखने चाहिए। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा यहाँ पर नगरीय सभ्यता का विकास भी देखने को मिलता है उस तरीके का जैसा इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ टीले टाइप के कल्चर हमको आहाड़ और गिलुंद में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इनफैक्ट गिलुंद में तो आप देखोगे तो कई जगहों पर थोड़े गड्ढे वाली जगहें, गर्त भंडार वगैरह भी, गड्ढे में चीज़ों को भंडार करने की जो चीज़ें हैं वो भी हमको देखने को मिलता है। तांबे का बहुत व्यापक प्रयोग हमको यहाँ से देखने को मिलता है और ऐसा माना जाता है कि तांबा जो है शायद यहाँ पर जो खेतरी या खेतड़ी जिसको बोलते हैं, तो वो शायद यहाँ कहीं रहा होगा, खेतड़ी या खेतरी इलाका, इस जगह पर कहीं पर ये खेतड़ी या खेतरी, मैं थोड़ा शायद ज़्यादा उधर बना दिया हूँ, इसको हटाता हूँ यहाँ से, इस तरफ कहीं खेतड़ी, ये लोकेशन इधर तक लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इधर, मतलब जहाँ पे पॉइंट बनाया लोकेशन आप उस तरफ देखा करो। तो खेतरी या खेतड़ी से तांबा जो है ये लोग प्राप्त किया करते थे और वहां से ला करके यहाँ पर तांबे की जो वस्तुएं हैं, चीजें जो हैं उसको बनाया करते थे, उसका प्रयोग जो है यहाँ पर किया जाता था। तो अच्छी बात है, तांबे की काम झुंझुनू के पास आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली राजस्थान में जो लोग होंगे वो झुंझुनू को अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो यही आपका जो कल्चर है ये आपका पूरा का पूरा आहाड़ कल्चर के तौर पर इसको जाना जाता है। आहाड़ में आपने कौन कौन से प्लेसेस देख लिए अच्छे अच्छे तरीके से? आहाड़ में आपको प्लेसेस देखने को मिल गए, आपको गिलुंद देखने को मिल गया, गिलुंद के साथ साथ आपको ये बालाथल, बालाथल देखने को मिल गया और बालाथल के साथ साथ आहाड़ तो था ही, आहाड़ तो था ही। और खेतड़ी मैंने आपको थोड़ा सा इलाका दिखाया, खेतड़ी वाला जो इलाका था वो मैंने आपको दिखाया, ये कुछ लोकेशन थी जो दिखाई। अब मैं आपको कायथा संस्कृति के बारे में बताता हूं। अब मैं आपको कायथा संस्कृति जो है, कायथा जो संस्कृति है उस कायथा संस्कृति के बारे में बताता हूं। कायथा संस्कृति किस तरफ की है, किस जगह की है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ये आपको मध्य प्रदेश में मालवा रीजन में देखने को मिलेगा। तो कायथा संस्कृति का ही जब विस्तार आप देखोगे ना, जब आप इसका विस्तार देखोगे तो वो मालवा संस्कृति कहलाती है, मालवा संस्कृति। तो कायथा संस्कृति छोटा रीजन है और मालवा संस्कृति जो है इसका बड़ा रीजन है। आप ऐसे समझो, बहुत ही फर्टाइल रीजन है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। ऑब्वियसली जो नर्मदा नदी यहाँ पर बह रही है, ये नर्मदा नदी के आसपास का जो इलाका है वहां पर इसको माना जाता है। चंबल, बेतवा, केन, ये सब सहायक नदियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी और कायथा संस्कृति यहीं पर डेवलप होती हुई आपको नजर आएगी। सिंधु की समकालीन सभ्यता, सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी समकालीन सभ्यता के आसपास भी मानते हैं बहुत सारे लोग इसको।
बहुत समृद्ध सभ्यता के अंतर्गत माना जाता है। तो कायथा संस्कृति के डेवलपमेंट्स हैं, मतलब इसके अलग अलग समय के अलग अलग साक्ष्य हैं। कहते हैं कि जो शुरुआती साक्ष्य है वो कायथा संस्कृति में आप देखोगे उसमें चाक से निर्मित मृदभांड हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें आप अलग अलग तरीके के मृदभांडों के स्टाइल्स देखोगे। फिर दूसरा जब कालखंड आया तो उसमें आहाड़ संस्कृति के कुछ मिक्सचर देखने को मिलते हैं जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के थे। तो अब पता नहीं शायद वो मिक्स हुए, ये संस्कृति वहां तक विस्तारित हुई थी या वो संस्कृति यहां तक विस्तारित हुई। और जो तीसरा कालखंड है उसमें मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति का विस्तार हमको देखने को मिलता है। तो कायथा संस्कृति जो है उसको हम लोग मतलब 3 स्टेप्स में इसी तरीके से देखते हैं। एक तो विशुद्ध कायथा संस्कृति जो इसकी अपनी खुद की कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, फिर ये आपको आहाड़ संस्कृति के साथ मिक्स होती हुई नजर आती है, और फिर वे एक बृहद मालवा जो रीजन है उसको ये कवर करती हुई नजर आती है। ऐसे 3 डेवलपमेंट्स हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इनके जो लोकेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके लोकेशन में एक तो है एरन। एरन प्राचीन भारत में आप एरन बहुत बार पढ़ेंगे। सागर जनपद में आपको देखने को मिलेगा। सागर मैं अभी मैप में लोकेट कर देता हूं आपके लिए। एरन है। नवदा टोली है जो खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। नवदा टोली, नवदा टोली जो कि खरगोन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, खरगोन जिला। इसके अलावा महेश्वर है, महेश्वर, नागदा है। तो ये सब कुछ इलाके हैं जो आपको खरगोन डिस्ट्रिक्ट में ही महेश्वर भी है। खरगोन जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर महेश्वर भी आपको मिलेगा। और नागदा जो है ये आपका उज्जैन में मिलेगा, उज्जैन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो आपको कायथा संस्कृति के अंतर्गत विस्तारित रूप से देखने को मिलेंगे। तो आइए इनको एक बार लोकेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो इनकी लोकेशन में आपको नर्मदा नदी को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब सबसे पहले अगर हम एरण की बात करें तो जो आपका नर्मदा नदी जो आ रही है, नर्मदा नदी से उत्तर मध्य, नर्मदा नदी के बीच में उत्तर की ओर, जैसे नर्मदा नदी का किनारा ये है, बीच ये है, और इसके उत्तर की ओर यहां कहीं जब आप जाएंगे तो यहां पे आपको एरण मिलेगा। इस जगह पर, इस जगह मान लीजिए कहीं पर एरण है, इस जगह कहीं पर आपको एरण देखने को मिलेगा। एरण स्तंभ लेख कभी आप आगे पढ़ोगे कभी इतिहास में, ठीक है। एग्जैक्टली कायथा जिस जगह पर बिलोंग करता है वो नर्मदा नदी घाटी के उत्तरी हिस्से में कायथा लोकेशन है जिस जगह पर। तो मैं कायथा संस्कृति के नाम का जो लोकेशन है वो एकदम इस कलर से भी दिखा दे रहा हूं आपको। सपोज दैट यहां कहीं पर कायथा है, ये है कायथा, यहीं पर कायथा है। इसी कायथा लोकेशन का एक विस्तार आप देख रहे हो, कहां पर, एरण तक देख रहे हो, ठीक है। इसी कायथा से थोड़ा सा नीचे आते हैं, एकदम इस जगह पर नर्मदा नदी के एकदम किनारे, यहां पर आप देखोगे इस जगह पर जहां पे नर्मदा नदी का एकदम किनारा है, यहां पर आपको महेश्वर देखने को मिलेगा। महेश्वर, इधर लिख दूं महेश्वर, ये आपका महेश्वर लोकेशन हो गया। नर्मदा नदी के ऊपर का हिस्सा है थोड़ा सा। और इसी महेश्वर से ठीक नीचे आप आ जाओगे, नर्मदा नदी को क्रॉस करके नीचे की ओर, दक्षिण की ओर जब आप आ जाओगे तो यहां पे नवदा टोली आपको देखने को मिलेगी। ये वाला जो लोकेशन, नवदा टोली, तो यहां पर आपको नवदा टोली आपको देखने को मिलेगा। और कायथा से अगर आप ऊपर जाएंगे तो नागदा आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पे तो मैंने कायथा लिख दिया है, आप मान के चलो कि यहां कहीं पर इस जगह पर नागदा है, तो ये नागदा हो गया। तो ये पूरी की पूरी जो लोकेशन आपको देखने को मिल रही है ये कायथा की लोकेशन है। तो कायथा की लोकेशन आपको क्लियर। मालवा संस्कृति आप इसी कह सकते हैं, ये पूरा का पूरा रीजन जो है ये मालवा रीजन है। उसमें ये छोटा सा कायथा से शुरुआत हुआ और पूरा मालवा के तौर पर, इसीलिए आप देख सकते हो आहाड़ संस्कृति के से बिल्कुल काफी जो है ये मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा होगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं कंजेशन थोड़ा बहुत तो हुआ होगा, मतलब थोड़ा बहुत तो मिलान यहाँ पर कहीं ना कहीं हुआ होगा। अब इनमें अगर आप देखोगे तो इन्होंने तांबे का प्रयोग भर भर के किया है, कृषि और पशुपालन में काफी ज्यादा माहिर थे। ग्रामीण संस्कृति के साक्ष्य थोड़े ज़्यादा हमको देखने को मिलते हैं। अब हर जगह का अपना अलग एक इम्पॉर्टेंस है। नवदा टोली
बहुत बहुत फेमस जगह है। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अन्नागार छोटे छोटे मतलब तकरीबन कई अन्नागार मिले हैं जो जो गोल आकार के अन्नागार हैं। वृत्ताकार अन्नागार जो है आपको कई सारे घरों से यहाँ पर देखने को मिले, तो बड़ा अच्छा जगह है नवदा टोली की अगर हम बात करें तो। ठीक है, और चलिए अगली संस्कृति की तरफ बढ़ते हैं। अगली संस्कृति जो है वो जोरवे संस्कृति है। अगला जो कल्चर है वो बेटा जोरवे कल्चर है। तो जोरवे कल्चर इसी में बता दूं या आगे बता दूं? जोरवे, तो जोरवे इधर यहां बता देता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जोरवे कल्चर में इस तरफ बता देता हूं। ये कैसा रहेगा, दिखाई देगा? उतना नहीं दिखाई देगा, एक मिनट। तो जोरवे, जोरवे जोरवे लिख सकते हैं या आप जोरवे लिख सकते हैं, ऐसे जो भी मैंने आपको बताया जैसे आपको लिखना हो। जोरवे संस्कृति जो है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा जानते हैं ये क्या है। जोरवे संस्कृति जो है ये महाराष्ट्र का इलाका है, पश्चिमी उत्तरी महाराष्ट्र। तो ये वाला जो लोकेशन आप देखते हो ये पूरा लोकेशन महाराष्ट्र का है, ऐसे तकरीबन ट्रायंगुलर शेप का, और पश्चिमी उत्तरी महाराष्ट्र का जो इलाका है वहां पर जोरवे संस्कृति आपको देखने को मिलेगी। और इसमें मालवा संस्कृति के कुछ गुण ग्रहण होते हुए दिखाई ही देंगे, क्योंकि मालवा संस्कृति का विस्तार जैसे नीचे की तरफ लेकर के जाओगे तो यहीं पर आपको ऐसे जोरवे संस्कृति का विकास आपको देखने को मिलेगा। मिक्सचर, जैसे यहाँ पर आप इनको मिलता हुआ देख रहे हैं वैसे यहाँ पर आप इनको मिलता हुआ देखेंगे, तो एक ही बात है वो। तो महाराष्ट्र में आप देखोगे तो बहुत सारी जगह हैं, दायमाबाद, इनाम गांव, ये सब जोरवे संस्कृति के हिस्से हैं। तो मैं लोकेशंस कुछ यहाँ पर लिख दे रहा हूं जो जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आपको याद रखनी चाहिए। अब इनमें से कितनी आपको याद है वो आप बताइएगा। इसमें जोरवे तो एक नाम आपको याद ही रखना है, जोरवे एक नाम, तो जिस नाम से कल्चर है वो तो आपको याद रखना ही रखना है। नेवासा ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। दायमाबाद आप लोगों ने नाम सुना होगा, दायमाबाद नाम सुना होगा आप लोगों ने। इसके अलावा जो है एक नाम है इनाम गांव, इनाम गांव नाम सुना है? ये लोकेशन मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, इनाम गांव वाली आपने नाम सुना होगा। प्रकाश, प्रकाश नाम सुना होगा शायद। नासिक सुना होगा, नासिक डेफिनेटली सुना होगा। ये सब जोरवे संस्कृति के महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं। अब इन लोकेशंस को देखने के लिए एक बार फिर से मैप की तरफ चलते हैं, और मैप में सबसे पहले जिस प्लेस को समझने का प्रयास, और इसी के इर्द गिर्द दूसरे लोकेशंस होंगे। चंदौली भी एक जगह आप चाहें तो लिख सकते हो, इसी में एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है चंदौली, चंदौली या चंदौली जो भी आप लिख सकते हो, चंदौली चंदौली ऐसे करके। ठीक है, जोरवे कल्चर बहुत ही, मतलब आप देखोगे ये जो तटीय इलाका देख रहे हो, ये जो तटीय इलाका देख रहे हैं, इसी में तटीय इलाके में एकदम पास में यहां पर कहीं पर आपको जोरवे कल्चर देखने को मिलेगा। थोड़ा छोटा लिखते हैं जिससे कि आपको दिखाई दे। तो जोरवे, ठीक है, जोरवे कल्चर हो गया ये। अब जोरवे कल्चर के दूसरे जो पोर्शंस हैं उनको समझते हैं, दूसरे जो लोकेशंस हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं कि कहां पर हैं, कौन से लोकेशंस। नेवासा, मैप में पहले मैंने आप लोगों को नेवासा दिखाया हुआ है, याद है? जोरवे के ठीक पास में आपको नेवासा दिख जाएगा, यहां कहीं पर, इस जगह पर, यहां पर आप नेवासा लिख सकते हैं। नेवासा पहले के मैप्स में मैंने आपको मध्य पाषाण संस्कृति में नेवासा वगैरह दिखाया है, ठीक है, नेवासा। और इसी जोरवे और नेवासा के पास में ही आपको इसी जगह पर, यहीं पर ही आपको दायमाबाद एक जगह देखने को मिलेगी। दायमाबाद, दायमाबाद के बारे में आप पढ़ते हो कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका दक्षिणी जो विस्तार है वो इसी दायमाबाद लोकेशन तक है। इसी नेवासा से और थोड़ा दक्षिण में आएंगे, यहां पर इस जगह पर कहीं पर आएंगे, तो यहां पर लोकेशन आपकी बनेगी ये चंदौली की, चंदौली, ये जो लोकेशन है आपकी चंदौली की है,
चंदौली। और चंदौली से थोड़ा सा दक्षिण में आएंगे, मुझे चंदौली कहीं और लिखना चाहिए, एक मिनट देखता हूँ लिख कर। हाँ ठीक है, चंदौली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चंदौली। ठीक है, चंदौली ये वाला इलाका है, ये चंदौली है। और यहां पर आप समझोगे इस जगह पर ये आपका इनाम गांव है, इनाम गांव। तो ये आपका लोकेशन जो है वो कौन सा हो गया, इनाम गांव हो गया। इससे ऊपर अगर आप देखोगे जहां पर आपका जोरवे संस्कृति है, जोरवे से थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे तो यहां पर आपको नासिक देखने को मिल जाएगा, इस जगह पर नासिक। ठीक, और नासिक के आगे जब आप इस जगह पर आएंगे तो यहां कहीं पे प्रकाश आपको जगह लोकेशन जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से तकरीबन तकरीबन सारे लोकेशन आपने देखे जो जोरवे संस्कृति के आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लगभग लगभग सारे लोकेशन जो हैं वो आपने देखे। तो अब ये जो जितने भी हिस्से हैं इसमें भी अलग तरीके का मृदभांड, अलग तरीके के कल्चर, अलग तरीके की जो चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेंगी। इसी में आपको सोनगांव भी एक जगह देखने को मिलेगी, दैमाबाद बहुत फेमस जगह है, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे इनाम गांव बहुत फेमस जगह है ना। ताम्रपाषाणिक अगर अवस्था में देखोगे यहाँ पर भी वृत्ताकार गड्ढे आपको देखने को मिलेंगे, कच्ची मिट्टी के मकान आपको देखने को मिलेंगे, आयताकार और वृत्ताकार तरीके के आपको कमरे वाली घर आपको देखने को मिलेंगे। एक घर इनाम गांव से मिला है जिसमें 5 कमरे हैं, 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, आयताकार है थोड़ा सा, और एक वृत्ताकार भी है, उसमें बीच में मतलब जो बस्ती है गांव टाइप की जो जगह है उसके बीचों बीच में। तो कई लोग कहते हैं कि शायद किसी प्रशासनिक प्रमुख का मकान रहा होगा, ऐसा माना जाता है। नेवासा भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। नेवासा के बारे में देखा जाए तो नेवासा में शवाधान की प्रक्रिया थोड़ी सी देखने को मिलती है कि वो शवों को अपने आंगन में ही दफनाया करते थे उत्तर दक्षिण की तरफ रख करके। तो ये अपनी शवाधान प्रक्रिया के लिए भी जाना जाता है, तो उसका अपना एक कल्चर है। ठीक है, कुछ इस तरीके का। तो खैर मैंने आपको दिखाया। अब कुछ डिफरेंट टाइप की जो संस्कृतियां, आहाड़, कायथा, जोरवे, इस तरीके की संस्कृति के बारे में तो मैंने आपको यहां पर बताया। ठीक है, अब देखिए प्रभास और रंगपुर छोटी छोटी संस्कृतियां हैं जो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी इस जगह पर। प्रभास और क्या नाम है, प्रभास पाटन बेसिकली तो हम पूरा इसको बोलते हैं, सोमनाथ जनपद पड़ता है, और वहीं पर रंगपुर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो गुजरात वाला जो आप इलाका देख रहे हो, ठीक है, सोमनाथ, वही सोमनाथ मंदिर वाला सोमनाथ, वो लोकेशन आप जानते होगे अच्छी तरीके से, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल जो ऐसा वाला जो कर्व बन रहा है, इस कर्व के पास में यहाँ पे जब आप आ जाओगे इस जगह पर, यहाँ पर जब आप आओगे तो ये लोकेशन है प्रभास पाटन की। तो आप इसको प्रभास पाटन लिख सकते हो, प्रभास या प्रभास पाटन के रूप में आप इसको लिख सकते हो। और एक और कल्चर है जिसको हम लोग रंगपुर कल्चर के तौर पर जानते हैं। तो तकरीबन तकरीबन यहां पर आपका रंगपुर है, और ये सब साइट जो है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलेंगी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, उस सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी इस तरीके की साइट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो उस समय आपको ये लोकेशन वहां के लिए भी याद रखनी है, ऐसा नहीं कि वहां के लिए आपको ये लोकेशन नहीं याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा अगल बगल आप देखोगे तो एक संस्कृति आपको और देखने को मिल जाएगी जिसको शायद सालदा संस्कृति के तौर पर जाना जाता है। तो सालदा संस्कृति भी आपको यही जो इलाका है यहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, सालदा, इस जगह पर सालवदा संस्कृति आपको देखने को मिलेगा। यार ये प्रकाश वाली लोकेशन मैंने थोड़ी सी गलत बना दी है। प्रकाश इधर की ओर नहीं है, बल्कि ये आपको काफी हद तक जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी के पास आपको देखने को मिलेगी। तो सालदा भी तकरीबन तकरीबन ताप्ती नदी के पास ही है, तो यहां कहीं पे होना चाहिए सालदा को, सालवदा। तो सालदा इधर हो जाएगा। और प्रकाश को भी मैं यहाँ पे से चेंज कर रहा हूँ, आप लोग भी अपने नोट्स में इसको इरेज करके
यहां कहीं पे रखो प्रकाश को, इस जगह पर, ठीक है। प्रकाश की जो लोकेशन है, और प्रकाश की जो लोकेशन है वो इस जगह पर होनी चाहिए, जो जोरवे संस्कृति का जो प्रकाश है वो। और नासिक कहाँ चला गया? ओके, तो नासिक उसी में चला गया। ओके, एक मिनट, तो मैं इसको यहां से लिख देता हूं अलग से, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश, ठीक। सालदा प्रकाश कुछ इस तरीके से आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंजेस थे, आप एक बार देख लीजिएगा। सालदा और प्रकाश थोड़ा सा ताप्ती नदी जो आती है नर्मदा की नीचे, जो उसकी छोटी बहन के तौर पर जानी जाती है जिसको, उसके पास में आप इसको बनाइएगा, सही से बना लीजिएगा, थोड़ा सा चेंजेस है। अब कुछ गंगा घाटी की तरफ जो इधर वाले इलाके हैं इसकी तरफ देख लेते हैं। कुछ कल्चर हमको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे गंगा घाटी की तरफ। तो गंगा घाटी में उसके आसपास में जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं उसमें आपको एक जगह देखने को मिलेगी इमली डी। एक जगह आपको देखने को मिलेगी इमली डी। गंगा घाटी के इलाके में लिख देता हूँ, अलग से आपके लिए लिख देता हूँ, और उनको आप पहचान सकते हो आसानी से। गंगा घाटी, गंगा गंगा घाटी के स्थल, गंगा घाटी में जो स्थल हैं, जैसे अलग अलग जगहों के स्थल आपको देखने को मिले, वैसे यहाँ पर गंगा घाटी के जो स्थल आपको देखने को मिलेंगे वो कौन कौन से, उसमें इंपॉर्टेंट है इमली डी। इमली डी अभी मैं दिखाऊंगा, लोकेशन जो है वो मैप में भी आपको दिखा देता हूँ। इमली डी, गोरखपुर तो सब लोग जानते होंगे बेसिकली। तो गोरखपुर जो जनपद है, गोरखपुर, गोरखपुर में एक जगह पड़ती है इमली डी। वहीं पर आपको एक नदी पड़ती है, गोरखपुर के जो लोग होंगे जानते होंगे, कुआनो नदी पड़ती है। उसके बाद आपका वहीं पे गोरखपुर में ही एक जगह है नरहन। नरहन, नरहन जो है ये भी आपका गोरखपुर है। नरहन जो है ये भी आपका क्या है, गोरखपुर ही है। सैपई, सैपई जानते हैं सब लोग, सैफई या सैपई, इटावा वाला सब लोग जानते होंगे, ऐसा तो कोई नहीं है जो ना जानता हो। इटावा है, भैया जी की सरकार है उधर। लहुरा देव, जो संत कबीर नगर वाला जो इलाका है, लहुरा देव, लहुरा देव। तो ये जो ज्यादातर इलाके हैं ये आपको यूपी में देखने को मिलेंगे। ये सारे इलाके आपको यूपी में देखने को मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में। और ये सारे उत्तर प्रदेश के लोकेशंस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम लोकेशन वाइज इसको देखना चाहें मैप में, तो मैं गंगा घाटी वाला ये इलाका हो गया, ये अपना गंगा घाटी का इलाका है। और इस गंगा घाटी में जैसे जो ये यमुना वाला जो पोर्शन आ रहा है, इसी यमुना के पास में आप देखोगे तो आपको एक जगह देखने को मिलेगी, पतला करना पड़ेगा पेन थोड़ा सा, सैपई, यहाँ कहीं पर इस जगह मान लीजिए कि सैपई जगह है। सैफई भी आप लिख सकते हैं, सैफई या सैपई जो भी आप लिख सकते हो। और जो गंगा नदी है, ये जो जा रही है गंगा नदी, गंगा नदी की एक सहायक नदी इस तरीके से आती है, घाघरा है, ठीक है। घाघरा नदी जो आती है, और घाघरा नदी के किनारे जो है आपका उधर से निकल करके एक जगह पड़ती है आपकी इमली डी। तो तकरीबन तकरीबन आप मान के चलिए कि यहाँ कहीं पर, इस जगह पर कहीं पर इमली डी जगह पड़ती है। इमली डी, इमली डी डा है ये, इमली डी। इमली डीह जहां पर पड़ रही है उसी इमली डीह से थोड़ा सा ऊपर आपका लहुरा देव पड़ रहा है। यहां पर आपका लहुरा देव पड़ रहा है, तो ये आपका लहुरा देव हो गया, इमली डी हो गया, लहुरा देव हो गया। इसी इमली डी के पास में नरहन आपको जो है जगह देखने को मिल जाएगी। यहीं पे नरहन, नरहन जगह देखने को मिल जाएगी। नरहन के अलावा आप देखेंगे तो सहगौरा भी आपको यही जगह देखने को मिल जाएगी, इसी के आगे सहगौरा,
सागौरा भी चाहो तो यहीं पर आप लिख सकते हो, सागौरा। तो ये सारी गंगा नदी के किनारे की जगह एक तो इस तरह की, इस तरफ की हो गई, ठीक है। और गंगा घाटी की अगर हम बात कर ही रहे हैं, है ना, गंगा घाटी की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा बिहार वाले कुछ लोकेशंस भी हमको देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गए यूपी की बात। यूपी के बाद अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार वाले इलाके में, बिहार में इलेक्शंस भी चल रहे हैं इस समय, तो खैर बिहार में आपको चिरांद वाला जो इलाका है वो देखने को मिल जाएगा। चिरांद पिछले लोकेशंस में मैंने आप लोगों को दिखाया था। छपरा वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, सारण जनपद जिसको आप लोग कहते हैं, छपरा या सारण डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। सोनवार जो डिस्ट्रिक्ट है, सोनवार रोहतास डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सोनवार, सोन नदी भी शायद वहां से बहती है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। सोनपुर है एक, इसी तरीके से, इस तरीके से ताराडीह है, ताराडीह, ताराडीह है, सोनपुर है। तो ये लोकेशन जो है आपकी सारी की सारी बिहार की हैं, बिहार की, जिसमें से चिरांद मैंने आपको बताया कि सारण डिस्ट्रिक्ट में है, सारण डिस्ट्रिक्ट है, छपरा जिसको आप कह सकते हैं, छपरा कह सकते हैं। और जो सोनोवर है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है, ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, रोहतास में। सोनपुर शायद गया में है, गया डिस्ट्रिक्ट में। और ताराडीह शायद आप लोग जानते होंगे कि ताराडीह जो है ये भी आपका गया डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। अब इनकी लोकेशंस को अगर देखा जाए तो गंगा नदी के आसपास ये भी सारे के सारे आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो वो जो घाघरा नदी है, जब गंगा नदी से आकर के जहां पर मिलती है, इस जगह पर कहीं पर, यहां पर आकर के कहीं पर मिलती है, तो इसी जगह पर मान के चलिए कि ये कोई लोकेशन है जहां पर आपको चिरांद जो जगह है वो देखने को मिलेगी। ये आपका चिरांद लोकेशन हो गया। चिरांद के अलावा रोहतास का जो सोनवार वाला डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको थोड़ा सा नीचे की ओर देखने को मिलेगा, जो तकरीबन तकरीबन गंगा नदी के पास में सोन नदी जो दक्षिण से आकर के मिलती है उससे थोड़ा सा ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो सोनवार रोहतास के पास में तकरीबन यहाँ कहीं पर आप मान के चलिए, अरे यार कुछ ज़्यादा ही आगे बन गया ये, तो यहाँ कहीं पर सोनवार है, सोनूवार या सुनवार, जो भी आप। ताराडीह, ताराडीह भी इसी इसी जगह पर पड़ेगी, ठीक है। सेनुआर है, सॉरी यार, ये सोनुवार नहीं है, सेनुआर है। इसमें एक वाला ये डंडी गायब करनी पड़ेगी, सेनुआर, सेनुवार, ठीक है, सेनुआर। और ताराडीह इसके बगल में आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये सेनुआर है तो यहाँ कहीं आपको, क्योंकि ये तकरीबन गया डिस्ट्रिक्ट के पास में ये भी है, तो ताराडीह आपको तकरीबन तकरीबन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये ताराडीह हो गया सपोज, इस तरफ लगभग लगभग ताराडीह इसी तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इलाके थे जो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। और इसी से थोड़ा सा और आगे की ओर जब बढ़ोगे तो जो लोकेशन मैंने आपको पहले भी बता रखी हैं, जैसे कि उड़ीसा की जो लोकेशंस हैं, उड़ीसा की लोकेशंस भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होंगी, मतलब मेरे ख्याल से मैंने बता रखी हैं सब। एक बहुत ही फेमस लोकेशन है उड़ीसा में, कुचाई, मयूरभंज वाला कुचाई, तो यहाँ पर होगा वो मयूरभंज, मयूरभंज, कुचाई, कुचाई वाला जो लोकेशन है वो यहाँ पर होगा, है ना। ये बहुत है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में दो इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जिसमें से एक है पांडु राजार ढीबी। दो इंपॉर्टेंट लोकेशन, और ये आगे भी यूज होंगे। ये दोनों लोकेशन जो हैं वो आपके आगे भी काफी ज्यादा यूज होंगे। तो एक तो पांडु राजार ढीबी है, और पांडु राजार ढीबी के अलावा एक लोकेशन आपका महिष दल पड़ता है। तो जहां से गंगा नदी नीचे की ओर जहां यहाँ मुड़ती है, इस जगह पर कहीं पर, तो आप यहीं कहीं पे मान के चलिए कि पांडु राजार ढीबी और महिष दल, ऐसे करके दो लोकेशन
आपको बिहार की पश्चिम बंगाल की याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है, मतलब मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 लोकेशन इस तरीके की आपको याद रखनी है। बाकी की लोकेशंस मतलब थोड़ी बहुत दक्षिण की भी हैं, वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दक्षिण भारत में जैसे कर्नाटक में आपने मास्की के बारे में सुना होगा, तो यहाँ कहीं पे आपको मास्की लोकेशन देखने को मिल जाएगी, मास्की। ठीक है, मास्की लोकेशन कर्नाटक वाली जो है। संगनकल्लू याद है, संगनकल्लू मैंने लोकेशन आपको बता रखी है, संगनकल्लू। पिकलीहल, 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 संगलकल्लू, पिकलीहल लोकेशन बता रखी है मैंने आपको। तेलंगाना के तरफ चलोगे तो आपको उतनूर डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा, उतनूर। और एक बहुत फेमस लोकेशन आंध्र प्रदेश मैंने आपको नागार्जुन कोंडा बता रखी है, नागार्जुन कोंडा, तो ये लोकेशन यहां पर भी काम आ रही है। ठीक है, और तमिलनाडु में मैंने आपको पय्यमपल्ली एक जगह बता रखी है, पय्यमपल्ली, पय्यमपल्ली एक लोकेशन मैंने आपको यहां पर बता रखी है। तो ये कुछ लोकेशंस हैं जो आपको यहां पर ध्यान रखनी ही पड़ेंगी। दक्षिण भारत में कुछ इस तरीके की लोकेशंस है। तो ये मतलब आलमगीरपुर है, मेरठ का जो इलाका है कुछ, वहाँ पर भी कुछ लोकेशंस हैं जो आप चाहें तो याद रख सकते हैं। इसके अलावा क्या नाम है, बिठूर वगैरह में भी है, अगर आप देखोगे तो एक आध लोकेशन गंगा नदी के पास में उत्तर की ओर। तो बेसिकली ये कुछ लोकेशंस थी जो मैंने आपको यहाँ पर मैप में दिखाई। तो ये सारे के सारे प्लेस कौन से हैं, ये सारे के सारे प्लेस जो हैं आपको, ये सारे के सारे जो स्थल हैं, ये सारे के सारे स्थल आपको देखने को मिलते हैं ताम्र ताम्र पाषाण काल के स्थल, है ना। ताम्र पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो इन्हें आप अच्छी तरीके से देखें, जिसमें से कायथा, आहाड़, जोरवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्कृति थी। इसके बाद प्रभास, रंगपुर मैंने आपको दिखाया, झूकर झांगर संस्कृति मैंने आपको दिखाया, गंगा घाटी संस्कृति आपको यहाँ पर पूरी की पूरी बताने का प्रयास किया है। ये गंगा घाटी संस्कृति मैंने आपको यहाँ पर दिखाई बताई, और दक्षिण भारत की कुछ संस्कृति मैंने यहाँ पर आपको बताई है। तो चलिए अब समय समाप्ति की ओर बढ़ चुका है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जाते जाते फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि अगर आप फाउंडेशन बैचेस से जुड़ते हैं तो बहुत सारे इसमें लाभ हैं, और मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको मेरे साथ इतिहास पढ़ने का मौका मिलेगा। मैं आपको शानदार तरीके से इतिहास पढ़ाऊंगा। आप अगर मुझसे इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो इस बैच से जुड़ें और मेरे कोड का इस्तेमाल करें। मेरे कोड का इस्तेमाल करने से डेफिनेटली आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे अपना मोबाइल नंबर जो है वो सेंड कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम है, आपसे स्कैन कर लें, ये मेरा इंस्टाग्राम है, ठीक है, और ये मेरा टेलीग्राम है, कहीं पर भी आप स्कैन कर सकते हो, या फिर ये मेरा ईमेल आईडी है ऑफिशियल। सबसे बेहतर विकल्प ईमेल आईडी पर आप अपना ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा, ठीक है। और जो भी मैक्स टू मैक्स डिस्काउंट हो सकता है वो मैं अपनी टीम से बात करवा के आपको निश्चित तौर पर दिलवा दूंगा। आप निश्चिंत होकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जो लेक्चर की पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाने से पहले एक चीज़ और बता दें, जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। किसका लिंक दिया हुआ है? गूगल फॉर्म का, ठीक है। गूगल फॉर्म का जो लिंक दिया हुआ है आप इसको भरेंगे, और इससे क्या है, आपको एक अच्छा सा जो है सहायता जो है वो मिल जाएगी तैयारी की दिशा में, ठीक है, असिस्टेंस मिल जाएगा आपको। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आप जो है हमारा जो स्टडी आईक्यू का ऐप है, स्टडी आईक्यू का जो ऐप है उसको आप ज़रूर डाउनलोड कर लें, ठीक है, क्योंकि आप उसी के माध्यम से आप बैच से जुड़ सकते हैं और बहुत सारी सुविधाओं का आप क्या कर सकते हो, लाभ जो है वो उठा सकते हो, ठीक है।
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पे आप क्लिक करें। जो भी बैच की डिटेल आपको फिल करनी है, आपको जो भी बैच लेना है, जैसे इस बैच को लेना है, नीचे इसका लिंक दिया है, लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ठीक है, अगर उस पर कोई कोड पहले से लगा है तो आप उसे रिमूव करके वहाँ पर विरद लाइव कोड लिखिए, VIRADLIVE। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट कॉन्टेक्ट मी, और जो भी आपको आसानी से सुविधा जो है वो मिल जाएगी। आप मुझे अपना नंबर यहाँ पर दे दें, मैं तुरंत एक सहायक आपको उपलब्ध करा दूंगा, वो आपको आराम से एनरोल कराने में मदद कराएंगे। तो ये आप इसे स्कैन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।